चलिए आज फिर हम आप लोग के सामने विद्यार्थी लोग बोर्ड मॉडल जो मैट्रिक इंटर के देने वाले परीक्षा है उनके लिए कुछ विशेष वनस्पतियों के लिए एक शब्दावली और इंपोर्टेंट कारक लेके आए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछता रहता है। क्वेश्चन बैंक में भी हम देखें इन पौधों का जिक्र प्रत्येक वर्ष मिलता है कुछ न कुछ। यह बात बॉटनी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। तो उसके अंतर्गत हम लोग क्या अध्ययन करेंगे? आज अध्ययन यही करेंगे कि पौधे की प्राप्ति स्थान के आधार पर अनुकूलन क्या होती है। एडॉप्टेशन इन प्लांट्स, वनस्पतियों में अनुकूलन। वनस्पतियां हर क्षेत्र में उगा करते हैं, क्षेत्र भी कई बटे हुए हैं, परंतु यह भी देखा जाता है कि क्षेत्र तो कई है लेकिन सब क्षेत्र में उगने वाले वनस्पति में उस क्षेत्र में जीवित रहने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए उनके लिए कुछ खास उस एरिया में रहने की योग्यता उनमें होती है। तो उसकी योग्यता का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। जैसे फर्स्ट बार अध्ययन करते हैं एक एक करके हम लोग अध्ययन शुरू करेंगे। जैसे फर्स्ट में क्या अध्ययन करेंगे? देखिए यहां फर्स्ट हम लिखते हैं हाइड्रोफाइट्स, हालांकि प्लांट में है, PLANT, प्लांटी किंगडम कर देते हैं क्योंकि अध्ययन है वनस्पति जगत से, अध्ययन है वनस्पति जगत से। यहां पर फर्स्ट में है आपको हाइड्रोफाइट्स, HYDRO, हाइड्रो, PHYTES, हाइड्रोफाइट्स। इसको कहते हैं जलोदभिद, माने वैसे वनस्पति जो जलाशय में यानी पानी में रहा करते हैं उसे कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। हम लोग पानी में नहीं रह सकते, कुछ पौधे रह सकते हैं तो क्योंकि उनके जल में जीने की अनुकूलन, एडॉप्टेशन क्षमताएं हैं, योग्यता है, स्वभाव, नेचर है। क्या इसमें आता है इसके अंतर्गत कि स्वभाव नेचर यही है कि जो जलीय पौधे होते हैं, ये जलीय पौधे जो उगा करते हैं उनके बॉडी पर म्यूसिन की ग्रंथियां होती है। म्यूसिन जो बार बार म्यूसिन निकालता रहता है और पानी के संपर्क में आता है उसका बॉडी, तो उसके बीच में दीवार बन जाता है म्यूसिन और बॉडी उसका सड़ने से बच जाता है। अक्सर आप देखेंगे जलीय पौधे को पकड़िए हाथ से तो स्लिप करेगा, फिसलेगा। इसका मतलब यही हुआ कि उसमें म्यूसिन के लेयर्स है, अगर वो लेयर नहीं रहेंगे तो जल में वे भी सड़ जाएंगे। उसमें योग्यता हुई। और योग्यता यह भी होती है कि वैसे अगर हम जिससे जलगुम्भी वगैरह है, भेंट कमल है, उसके पत्तियों में रंध्र देखा जाए, अस्टोमेटा जिसको कहते हैं, जो कहते हैं अस्टोमाटा, अस्टोमेटा यानी रंध्र हिंदी में कहते हैं। भाप निकलता है इसी से, पानी में उच्च ताप पर उनके बॉडी का पानी वाष्पित होकर निकलता है इसी से, इसको अस्टोमेटा कहते हैं। तो अस्टोमेटा में क्या होता है कि जलीय पौधे में अस्टोमेटा नागन्य होती है, नहीं के बराबर। ये भी याद रखिएगा कि जलीय पौधे में अस्टोमेटा नहीं के बराबर होती है। यदि हम अस्टोमेटा की बात करते हैं थोड़ी सी, 1 मिनट, तो उसमें यह बात आती है कि जो द्विबीजपत्री है, चना, मटर, सेम, रहर, इसके दरने के बाद, दाल दरने के बाद 2 दाल, मूलांकुर और परांकुर अलग अलग हो जाते हैं बीजपत्र, तो द्विबीजपत्री है, डाइकोटिलीडोन है। उसमें देखा गया है कि रंध्र वो सिर्फ द्विबीजपत्री पौधों के पत्तियों की निचली भाग में होती है, निचली भाग में। लेकिन एक बीजपत्री जैसे धान, गेहूं, मक्का, रेड़ी, जौ, जाई, ऐसे ऐसे वनस्पतियों के पत्तियों में ऊपर और नीचे दोनों रंध्र होते हैं। ऊपर और नीचे एक बीजपत्री में दोनों रंध्र होते हैं उनके पत्तियों में। लेकिन जलीय पौधे जो हो गए, इसे हम जलोदभिद भी बोलते हैं, इनमें रंध्र नागन्य होता है। तो इस तरीके से ये इसका वर्णन हुआ। अब जलीय पौधे का और है कि अब इसको भी कई प्रकार में बांट दिया गया है। कुछ जैसे जलकुंभी की जड़ें पानी में तैरती है, प्लावक हुए, या फिर सिंघाड़ा, भेंट कमल में आप देखते हैं कि उनकी जड़ कीचड़ से लगी होती है। सिंघाड़ा, भेंट कमल में उनकी पत्तियां और डंठल ऊपर तैरते हैं। उनका उत्तक स्पंजी होता है, एयरेन कायमा से बना हुआ होता है, जो पैरेन कायमा का रूप है। एयरेन माने हवा भरा हुआ, एयर से एयरेन कायमा बना। कॉलोनी कायमा में पर्णहरित होता है, तो लेकिन वे तैरते हैं। तो उसे ऐसे पौधे को जिनको जड़ कीचड़ से आती है और सतह पर तैरते हैं उसे कहते हैं हम लोग मूल आरोपित प्लावी।
मूल आरोपित पलावी, सिंघाड़ा, भेंट, कमल। परंतु हाइड्रिला का जड़ भी नीचे होता है लेकिन डूबा रहता है। तो मूल आरोपित मूल माने जड़ कीचड़ में है लेकिन वह पौधा डूबा हुआ है, हाइड्रिला। तो उसको कहेंगे हम लोग जीव विज्ञान की भाषा में मूल आरोपित नग्न अवस्था, मूल आरोपित नग्न अवस्था। तो इसी प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं। दूसरा में जीरोफाइट्स, XEROPHYTES, मरुदभिद। मरुस्थलीय पौधा को मरुदभिद कहा गया है। इसमें आपको आता है नागफनी, कैक्टस, बबूल, खजूर, याकूस, रस, एकेसिया। एकेसिया के अलावा आपको आ जाएगा कैपेरिस, कैपेरिस नाम का एक है, कैपेरिस, फाइटो कैपेरिस, कैपेरिस, फाइटो कैपेरिस, नागफनी, उसी को हम कैक्टस भी कहते हैं। ऐसे ऐसे पौधे आते हैं मरुस्थल में। उनकी जड़ काफी गहराई तक तो जाती है, तो ये पानी और नमी के अभाव में नाम मात्र की पानी सोख पाती है। अब उनका अनुकूलन अलग होता है। उनके अधिकांश कलिकाएं, पत्तियां कांट में बदल जाती है जो वाष्पोत्सर्जन निकालती नहीं, पानी बच गया। उनके बॉडी पर रोमिल या प्लास्टिक की तरह मोमी परत है, पानी वाष्पोत्सर्जन होने नहीं देता। उनकी पत्तियों में रंध्र होते हैं लेकिन गड्ढों में, और वो भी प्रति mm स्क्वायर अगर देखा जाएगा 1 mm स्क्वायर प्रति मिलीमीटर, प्रति वर्ग मिलीमीटर कहिए, 1 मिलीमीटर लंबा, 1 मिलीमीटर चौड़ा, प्रति वर्ग मिलीमीटर। अब पत्तियों के आकार के ऊपर निर्भर करता है, 8, 10, 12, 14, 18, 19 यही रंध्र होते हैं। लेकिन हम लोग की तरफ मेसोफाइट कहलाता है एरिया। इसमें जो है पत्तियों में रंध्रों की संख्या प्रति वर्ग मिलीमीटर 50 से 300 तक होती है हम लोग के एरिया में जो है पौधे में एक जैसे ही पत्तियां बना भी है, ये पत्तियां है। अब हम लोग के एरिया का अगर ये मान लिया कि है मेसोफाइट, मनुस्थलीय नहीं है, तो प्रति वर्ग एमएम 50 से 300 रंध्र होते हैं। लेकिन यही प्रति वर्ग एमएम होता है मरुस्थलीय में। न बोले कि पत्तियों के आकार के ऊपर है, 12, 15, 18, 19 तक होते हैं, अधिक से अधिक 20, 22 तक जाते हैं, ज्यादा नहीं। गड्ढों में भी होते हैं, पानी को रोक लेते हैं, वाष्पोत्सर्जन कम होगा। एक चीज यहां पर और ध्यान दीजिए कि अगर 1 mm स्क्वायर में जो है 50 से 300 ml, तो कोई एक प्रारूपिक पौधा का उदाहरण ले में, कोई एक पत्तियों का, तो उनमें सभी जितने रंध्र हैं हजारों लाखों हो जाएंगे, क्योंकि 1 वर्ग एमएम में इतना हो गया 50 से 300, तो ऐसे से वर्ग एमएम तो कई हो जाएंगे एक पत्तियों में, सैकड़ों। तो इसी प्रकार से इनकी संख्या भी हजारों लाखों में चल जा सकती है। तो कुल मिलाकर के इनके छिद्रों को जोड़ा जाए तो कुल पत्तियों का रंध्र 1 से 2% होता है। याद रखिए, 1 से 2%। कुल पत्तियों का रंध्र होता है 1% से 2% ही हो पाते हैं। याद रखिए, कुल रंध्र, पत्तियों में जितने रंध्र हैं उनकी सब रंध्रों को जोड़ लिया जाए तो पत्तियों के कुल क्षेत्रफल का 1 से 2% रंध्र होता है एरिया में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब इसी प्रकार से हम तीसरा श्रेणी में आ जाते हैं कि या थोड़ा सा और देख लेते हैं जीरोफाइट्स में, कि इसमें वनस्पतियां कटीली हो जाती है, और ये मोमी परत, रंध्र का कम होना, गड्ढों में होना, रोमिल होना, कांटेदार हो जाना, ये सब वाष्पोत्सर्जन को रोकने का तरीका हुआ, जिसके कारण से भाप ऊपर उड़ नहीं पाते और कम पानी वाले क्षेत्र में रहते हुए भी ये आसानी से अपना जीवन यापन कर लेते हैं। यह मरुस्थलीय अनुकूलन हुआ इनका। उसी प्रकार से यदि हम आगे बढ़ते हैं, मेसोफाइट्स समोद्भिद है, जनरल उपजाऊ भूमि या अच्छे भूमि वाले क्षेत्र में ऐसे पौधे उगा करते हैं, तो इनको जड़ के अंदर जमीन में नमी मिलती है, जितना वाष्पोत्सर्जन होता है उतना अंदर से पानी भी रोज सोख लिया जाता है। नए नए खनिज रोज आ रहे हैं, नए नए जल रोज आ रहे हैं मिलकर जाइलम से, और वाष्पोत्सर्जन स्टोमाटा से हो रहा है। तो रोज नया जल आने के कारण वही खनिज और जल से इनका बॉडी बड़ा हो जाता है। देखिए मरुस्थलीय क्यों झाड़ीदार रह जाते हैं, क्यों झुरमुट या आपको कह सकते हैं ठिगना क्यों रह जाते हैं, क्योंकि एक पानी सालों भर जमा है। जितना इधर के पेड़ पौधे पानी वाष्पित करते हैं, और अगर वो मरुस्थलीय उतना वाष्पित करें तो सूख जाएंगे, क्योंकि जड़ से उतना आमदनी उनको पानी का खनिज का नहीं है।
इसलिए वे पानी को हर तरह से रोकने का प्रयास करते हैं, जो बतेबे किए भी। इसलिए एक ही पानी, एक ही खनिज सालों भर जमा रहता है। और यही कारण है कि वे पौधे ड्राफ्ट नाटा या झाड़ीदार या कम हाइट वाले ही हो पाते हैं, मरुस्थल में डेवलप नहीं कर पाती इधर के पौधों की तरह। क्योंकि रोज वाष्पोत्सर्जन, रोज जड़ से खींचने वाले प्रक्रम वहां है नहीं। आप समझ गए। चलिए आगे आते हैं मेसोफाइट के अलावे आपको आ जाते हैं पेट्रोफाइट में। पेट्रोफाइट्स ये चट्टानी पौधा को कहते हैं। कुछ मॉसफर्न की कुछ प्रजातियां चट्टान पर भी उग जाती है, शैवाल काय उग जाती है, कवक उग जाते हैं। हालांकि कवक को वनस्पति से अलग कर दिया गया है क्योंकि उनमें पर्णहरित होता नहीं, अपघटक है। लेकिन फिर भी कुछ चट्टानों पर उगने वाले पौधे को हम पेट्रोफाइट्स कहते हैं। उनमें अंकुर होते हैं जो चट्टान के गड्ढों में, महीन महीन जगहों में अटक जाते हैं। और चट्टान तो पसीजता रहता है पर्वतों का, क्योंकि हाइट बढ़ने से बताबे की है कि टेम्परेचर घटता है। ऊपर चोटी तक जाते जाते माइनस में ही ताप चले जाते हैं, वहां बर्फ का ग्लेशियर जम जाता है। वही रात दिन पिघलता, टूटता या वजन से घिसता रहता है, गिरता रहता है, जिससे उसका पानी में बदलकर चट्टान की, पहाड़ों की जो चट्टान है वह रहती है क्या हुई, नमी प्राप्त कर लेती है। उसी नमी को चट्टानी पौधे सोखते हैं। हालांकि आवृतबीजी अनावृतबीजी में भी एस्टोमाटा होते हैं, चट्टानी पौधों में भी थोड़ा बहुत होते हैं, पर्णहरित होता है ताकि सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बना लेते हैं। इसी प्रकार से ये हुए वनस्पतियों के पाए जाने के स्थान के आधार पर इनका जो है अनुकूलन है। तो यह अनुकूलन अपने अनुकूलन के आधार पर ही किसी खास क्षेत्र में रहने की खास योग्यता प्राप्त करते हैं। पढ़ाई लिखाई को ध्यान से सुनिए। पत्तियों में रंध्र की संख्या समझ गए। यहाँ का मरुस्थल का कुल प्रतिशत कितनी होती है इसकी, प्रति mm² में इसको हम गिनती करते हैं। हाइड्रोफाइट्स, जेरोफाइट्स, मेसोफाइट्स, पेट्रोफाइट्स पौधे के अलग अलग हैं। जलीय पौधे का क्या अनुकूलन है, वो उनमें कौन से ऊतक होते हैं, क्यों तैरते हैं, मूल आरोपित परिपलावी, मूल आरोपित नग्न, वो सब क्या होता है। तो इस प्रकार से ये है पौधे के रहने के आधार पर अनुकूलन, एडोप्टेशन है। इनके हैबिटेट के बेस हैबिटेट को बनाया गया है, उसी के आधार पर जो है इनमें अनुकूलन पाई जाती है और ये जो है आराम से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। फिर भी एक चीज और समझिए, पोटोमीटर क्या है। पोटोमीटर ध्यान से देखिए, पोटोमीटर क्या है, वाष्पोत्सर्जन की दर मापने वाला यंत्र है। वाष्पोत्सर्जन की दर, लेकिन खास करके कितना पानी निकला पौधा के पत्तियों के स्टोमेटा से वो नहीं नापता है, वो नहीं मापता क्या है, जड़ से कितनी सोखी गई। तो जितना सोखी गई रोज या हर क्षण हर समय कोई एक इकाई मान करके मानते हैं कितनी टाइम इतनी इकाई में इतना पानी सूख रहा है जड़, इसका मतलब कि उतना वो निकल भी रहा है। तो फोटोमीटर निकलने की दर को नहीं बल्कि जड़ से सूखने की दर को प्राप्त करता है। तो इसको हम कई तरह के मानते हैं, जैसे गेनोंग, फार्मर, बोस, गेनोंग, फार्मर, बोस, फोटोमीटर कई तरह के होते हैं। गेनोंग भी होता है, गेनोंग, फार्मर, बोस, इस तरह के जो है कई प्रकार के आपको गेनोंग, फार्मर, बोस और भी प्रकार के फोटोमीटर होते हैं। ये वाष्पोत्सर्जन की दर को मापते हैं। इस प्रकार से पढ़ाई को ध्यान से सुनिए। आप वैज्ञानिक का चित्र देखते हैं, कहीं पढ़ाई लिखाई करते स्टूडेंट का चित्र, बड़े अच्छे अच्छे कंपटीशन की तैयारी करने वाले चित्र, आराम से इस तरह से उंगली रखते हैं, सोचते हैं कि क्या बात बोले और शांति से उसको समझने का प्रयास करते हैं। कोई किसी को पढ़ाता नहीं, सब दिमाग के ताला खोलता है, किसी को कोई नहीं पढ़ाता, दिमाग का ताला खोला जाता है। फिर वो विद्यार्थी अपने आप एक बताइए तो 10 समझेगा। और उसको इस तरह से ध्यान वैज्ञानिक का देखें चित्र में, पढ़ाई लिखाई में खूब हंसाना, खूब बोलना या कुछ कॉमेडी टाइप के वो टाइम पास करके अंतर्गत आ जाता है। वैसा पढ़ाई में आपको बड़े बड़े आदमी या बड़े बड़े परीक्षाओं में शामिल होने के लिए उचित पर्याप्त नहीं है। इसलिए कोई पढ़ाई एक भर कहा जाए तो 4 भर उसको समझिए, गुनिए कि ये क्या है आगे चल करके। ऐसा नहीं कि इसको खूब मतलब हाथ से बना करके अब पढ़ा जाए, हंस करके पढ़ा जाए, ठाठाका लगा रहा है क्लास में, तो ये जब कभी की बात है, एनी टाइम या सोचने की प्रक्रिया को डाउन करेगा। इसलिए पढ़ाई में एकाग्र ध्यान, संस्कृत में भी पढ़े कि एकाग्र ध्यान होना चाहिए, बको ध्यानम,
न कि हंसो ध्यानम नहीं, बको ध्यानम पढ़ाई है, कोई खेलवाड़ी मदारी डगर डगर डमरू वाला नहीं। ये ध्यान दीजिए और पढ़िए और समझिए इसको। ठीक है, धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे और याद करके रखिए इतना।